आज कराची में पाकिस्तान की अपोजिशन की तरफ से दूसरा शो जो हो रहा है, उसके मौके पे एक सिंपल सवाल जनाब शोहाब होस्टो के साथ रेज करना चाह रहा हूँ। और सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में एक बड़े अरसे के बाद अपोजिशन की मूवमेंट एक पॉपुलर मूवमेंट का रूप जो है वो दे रही है ये या नहीं, या पाकिस्तान में एक और पॉपुलर मूवमेंट का आगाज है कि नहीं। शोहाब होस्टो साहब से समझेंगे कि आखिर इस मूवमेंट का नतीजा क्या निकलना है। शोहाब साहब, थैंक यू सो मच। एक सिंपल सवाल कि क्या इस मौके पे जब कराची के अंदर एक दूसरा शो होने वाला है गुजरावाला के बाद, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या वाकई एक बहुत बड़ी पॉपुलर मूवमेंट जो है उसने अपनी जड़ें पकड़ ली हैं? शुक्रिया मंजूर साहब। देखिए, पाकिस्तान की जो सियासत है उसके बारे में हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले कई सालों से हमने देखा है कि बहुत से ऐसे अलायंसेस बने हैं और टूटे हैं, और बहुत सी ऐसी मूवमेंट्स जिनकी जड़ें बिलाशक अवामी मसाइल में होती हैं और मुल्की मसाइल में होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई खातिर ख्वाह उनका कोई नतीजा नहीं निकलता। आपने देखा कि इवन लास्ट टाइम भी जब मौलाना फजल रहमान ने कोशिश की थी कि अपोजिशन को वो एक पेज पे लाएं और उसके बाद एक इफेक्टिव पॉलिटिकल एजिटेशन और धरने, और ख़ासतौर पे इस्लामाबाद में धरने का जो उनका प्लान था, उसमें आपने देखा कि पीपल्स पार्टी भी पीछे हट गई और PMLN भी पीछे हट गई। इस वक्त मैं समझता हूँ कि हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। PMLN को बिल्कुल दीवार से लगाया गया है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने अक्लमंदी से पीपल्स पार्टी को अभी दीवार से नहीं लगाया। पीपल्स पार्टी अभी तक उनकी हुकूमत भी है और उनको अच्छी खासी स्पेस भी है। जरदारी साहब के खिलाफ केसेस तो चल रहे हैं, लेकिन वो बाहर हैं अभी तक। उनको गिरफ्तार किया गया था, फिर बेल मिल गई। उनके जो रफ़का और जो उनके बिजनेस पार्टनर्स थे, उनको भी अब कंफर्ट जोन में रखा जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो डिवाइड एंड रूल की जो है वो पॉलिसी अभी भी नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो साहब का जो ये अभी कल एक जो स्टेटमेंट नज़र आया है, स्टेटमेंट है वो बड़ा एक माना खेज स्टेटमेंट है, जो नवाज शरीफ के फौज के खिलाफ या फौज के जनरल्स के खिलाफ जो उन्होंने बोला था गुजरावाला में, जो दरअसल PMLN का अब नैरेटिव बन चुका है। लगता है कि पीपल्स पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं करती। हालांकि पीपल्स पार्टी को माजी में जो है वो जनरल्स से बड़ा शिकवा रहा है, और फौज से ज़्यादा शिकवा तो पीपल्स पार्टी को रहा है, क्योंकि उनके बड़े नुकसान हुए हैं और उसकी एक दास्तान है पूरी। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है वो अभी भी मोहतात है। अभी भी उन्होंने अपनी सारी कश्तियाँ नहीं जलाई, क्योंकि उनके लिए मसला है कि सिंध की हुकूमत उनको मिली हुई है, एक प्रोविंस उनके पास है, और वो उस प्रोविंस में काफ़ी हद तक उनको अब स्पेस भी मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पुरुमीद नहीं हूँ कि कोई ये इतना बड़ा इस मूवमेंट का नतीजा जो निकलेगा वो कोई वाकई इतना बड़ा एक अवामी आप नहीं समझते फॉर द फर्स्ट टाइम के जिस तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नवाज शरीफ बोल रहे हैं, या मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह रिसेंटली जो है वो थ्रेट्स इस्तेमाल किए, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम के ओपनली दो पार्टियां, इस इत्तेहाद की दो पार्टियां जो है उन्होंने एक खास नैरेटिव तैयार किया है। और लाहौर में
या पंजाब में हमें जो नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों का ये ख्याल है कि ये बिल्कुल एक नई तस्वीर है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, उसकी वजह भी समझ में आ रही है। मसला ये है कि केपीके में मौलाना साहब का रवायती तौर पे पाकिस्तान बनने से पहले जमीयत उलमा हिंद का जो उनका तसलसल है, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, उसमें से निकली है। तो रवायती तौर पे ये जो इलाके थे, पश्तून इलाके, पश्तून बेल्ट जो है ओके। केपीके की, और इवन फाटा के इलाके, और क्वेटा में, हाँ। बलूचिस्तान में, उनका एक असर रहा था। कम से कम वो इतनी सीटें जीत लेते थे कि वो मुल्की सियासत में जो है उनका एक रोल बनता था, और अक्सर वो कॉलिशंस में बैठते थे। बलूचिस्तान की कॉलिशन में, और केपीके की तो कभी कभी गवर्नमेंट भी बनाई थी उन्होंने। और इसके अलावा उनको नेशनल लीडरशिप में भी अपना अच्छा खासा एक स्पेस होता था। कश्मीर कमेटी के हमेशा वो सरबराह रहे। तो अब जब से ये केपीके में इमरान खान साहब की जो पार्टी आई है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है एएनपी को और मौलाना साहब को। तो एएनपी तो काफी कमजोर हो गई है, लेकिन मौलाना साहब, चूंकि मौलाना साहब का जो बेस है वो सिर्फ सियासी नहीं है, वो मजहबी भी है। तो उनके चूंकि और भी ज्यादा जो लिंक्स हैं, वो जो राइट है हमारा जो पाकिस्तान में, उनकी भी लीडरशिप है उनके पास। तो मौलाना साहब क्या को तो मतलब बिल्कुल डर उनको लग क्या रहा है। इतना नुकसान हुआ कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइन जो है वो इतनी एंटी इस्टेब्लिशमेंट कर दी? मतलब ये है कि मौलाना साहब के लिए आमतौर पे ये है कि वो अपनी जगह बनाना जानते हैं और उनके बड़े कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के चारों तरफ से कॉन्टेक्ट्स हैं। लेकिन ये जो इनका नैरेटिव है, ये तो बिल्कुल इस तरह है कि शायद उनके पास और कोई चारा ही नहीं है और कोई वे ही नहीं बचा, जिसकी वजह से वो इतनी एंटी इस्टेब्लिशमेंट चले गए। लेकिन जब आप एक पॉइंट पे, ऐसी पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचते हो, देन आपके लिए वापसी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। नवाज शरीफ के साथ भी मामला ये है। तो ये दोनों पार्टियां जो है, उन्होंने एक पाकिस्तान में बिल्कुल इंटायरली न्यू पिक्चर तो बनाई है ना, जो पहले नहीं थी हमारे पास। देखिए, ये पहले दोनों इस्टेब्लिशमेंट के करीब थे, और काफ़ी वक्त तक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट करती रही, नवाज शरीफ को भी और पीएमएलएन को भी, जमीयत उलमा इस्लाम एफ को भी। लेकिन दो तीन चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से एक फंडामेंटल शिफ्ट आया है। एक तो यह है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन के बाद जो दुनिया ने हमको एफएटीएफ में फंसा दिया, और इस्टेब्लिशमेंट को अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि वो जो यहाँ पे रिलीजियस एलिमेंट्स हैं, जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इवन मॉडरेट भी जो अफगानिस्तान के जो जिस तरह मौलाना साहब हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं जिहादियों के, तो इस्टेब्लिशमेंट को दुनिया के साथ, ये दुनिया के सामने दिखाना है कि हम इनके साथ नहीं हैं। और ज़ाहिर ऑपरेशन हुई हैं, करनी पड़ी उनको। पहले तो नहीं कर रहे थे, फिर करनी पड़ी। उन ऑपरेशंस की वजह से भी एक फितरती तौर पे एक तनाव पैदा हुआ, और फिर बाद में दुश्मनी तक फैल गई ये बात, क्योंकि अब पाकिस्तान एफएटीएफ में फंसा हुआ है, और इनके पास अब कोई चारा नहीं है सवाल कि राइट को जो है, अल्ट्रा राइट खासतौर पे, और उसमें एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, उनको वो दीवार से लगाएंगे। दूसरी वजह ये थी कि इमरान खान ने उनको एक ऑप्शन दिया कि वो एक साथ केपीके में और पंजाब में, जो पंजाब का अगर आप देखें तो पिछले 10-15 साल से, मुशर्रफ के आने के बाद से, पीएमएलएन ने अपना जो नैरेटिव था वो काफ़ी हद तक चेंज कर दिया, करने की कोशिश करते रहे, और वो कहीं कहीं जाके टकराता था इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को ये पता था कि अगर नवाज शरीफ को हमने मजीद चलने दिया तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। और उनके लिए फिर, क्योंकि नवाज शरीफ पंजाब में काफ़ी इंट्रेंच हो गया था, पिछले कई सालों से वो रूल करते रहे थे। इवन पीपल्स पार्टी के ज़माने में पंजाब शहबाज शरीफ के पास था। तो नवाज शरीफ की एक लिमिट आ गई थी। इस्टेब्लिशमेंट उसको मजीद
पॉपुलर और मजीद पॉलिटिकली इंट्रेंच नहीं देखना चाहती थी। और नवाज शरीफ समझ रहा था कि अब वक्त आ गया है, दुनिया बदल रही है और पूरी दुनिया में जो है अब इस्टेब्लिशमेंट जो है, मिलिट्री गवर्नमेंट जो है वो अब कबूल नहीं की जाती। और प्लस ये है कि पाकिस्तान में अब उसका, और वो समझ रहे थे कि मेरा अब इतना बेस है, इतनी मेच्योरिटी मेरी आ गई है पार्टी में कि अब मैं इनके सामने डट सकता हूँ। तो उन्होंने देखे, ये एक हकीकत है, माननी पड़ेगी कि बेशक नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, लेकिन 3 दफ़ा वो टकराते रहे हैं। ये तीसरी दफ़ा जो है वो टकराया इस्टेब्लिशमेंट से। 2 दफ़ा तो, बल्कि एक दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली, 2 दफ़ा थ्रू जुडिशरी। तो अब उनके लिए ये इस वक्त जो है कोई रास्ता नहीं है। अब उन्होंने, शहबाज शरीफ ने भी कोशिश करके देख ली, लेकिन इमरान खान चूंकि आया ही इस स्लोगन पे है कि मैं अकाउंटेबिलिटी करूंगा, और इसमें कोई शक नहीं है, मैं बिल्कुल इमरान खान को सपोर्ट करता अगर इमरान वाकई अपने बाजू और अपने पाँव पे खड़ा होता और अपनी वो आइन को भी बचाता और मुल्क में जमहूरियत को भी बचाता और सिविलियन राइट ऑफ रूल और सुप्रीमेसी को भी बचाता और उसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी करता। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे 40 साल जो गुजरे हैं उसमें पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने बेतहाशा करप्शन की, इसमें कोई शक नहीं है। और किसी हद तक पीएमएलएन कह सकती है कि हमने डेवलपमेंट भी करवाई, हमने ये भी किया और वो पाए, लेकिन पीपल्स पार्टी तो ये भी नहीं कह सकती। तो इस हद तक तो मैं समझता हूँ कि बात जो है वो समझ आ रही है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब बिल्कुल वो इस वक्त उनकी जो पोजीशन है वो ऐसे लग रहा है जैसे वो तो फिगर हेड है, और सारे मामलात में, चूंकि आप इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में भी देखें तो जनरल साहबान बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी तो है ही उनके हाथ में। उसके बाद आप देखें कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी इंटरेक्शन जनरल साहबान की है, मीडिया इंटरेक्शन भी उनका स्पेशल असिस्टेंट बाजवा साहब लग गए थे, और फाइनेंस तो आपको पता है कि वैसे ही आईएमएफ चला रही है और वो भी इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से। तो अब जब आपने ज़ाहरी तौर पे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जब खुद आके बैठी है इस पॉलिटिकल सेटअप में, बल्कि इंस्टीट्यूशनली बैठी है, मतलब कमेटीज बनाई गई हैं, नोटिफिकेशंस हुए हैं, उनमें बिल्कुल ये इनका एक अपना रोल है, तो फिर जाहिर है सवाल तो उठेंगे। और फिर तो मतलब यही कहा जाएगा ना कि जी आप एक ऐसी गवर्नमेंट, जो कि नवाज शरीफ का नैरेटिव है कि जी एक ऐसी गवर्नमेंट जो फेल हो गई है, जिसकी, और ये तो खुद गवर्नमेंट भी मानती है कि हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बढ़ गई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी का आलम है, पंजाब की हुकूमत इनकी फेल हो गई है, खुद आपकी इनकी कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही, ये दिन ब दिन जो है वो जो आईएमएफ के डिक्टेट्स हैं ये तो शौब साहब सारे सारे प्लस पॉइंट है। जाहिर है कि जो किसी पॉलिटिकल मूवमेंट को चाहिए होते हैं, तो जाहिर है कि इसका कोई नतीजा तो निकलना है ना। कि ब्रीफली बताइए कि आपको इस वक्त जो है, अभी आगे बहुत बड़ा सफर है, लेकिन इस वक्त तक जो है वो आपको प्रोविजनल रिजल्ट्स क्या नजर आ रहे हैं इस मूवमेंट के? देखिए जी, बात यह है कि जितना पीएमएलएन और मौलाना फजल रहमान साहब आगे चले गए हैं, उनको मजीद आगे ही जाना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी ने जो अपनी लिमिटेशंस अभी से ही दिखा दी हैं, तो पीपल्स पार्टी इतना आगे कभी भी नहीं जाएगी, ना वो इस्तीफाएं देंगे, ना वो अपनी गवर्नमेंट यहाँ पे सिंध में ज़ाया करेंगे, ठीक है ना। उनको पता है कि जी गवर्नमेंट अगर जिस दिन हमारी गई, उस दिन पीपल्स पार्टी जो है वो इनकी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि अब वो पार्टी तो ये रही नहीं, जियालों की पार्टी और आइडियोलॉजिकल पार्टी और एक ट्रेंड कार्डर। अब ये तो सारे बैठे हुए हैं भोतार हमारे, या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और भोतार चला रहे हैं इस पार्टी को। और इस पार्टी का पीपल्स पार्टी जो है वो जल्दी इताअत से या तो निकल जाए, अगर नहीं निकले तो इतनी इनएक्टिव हो जाए कि वो
अपनी बचत कर ले, जो उसके पास है व्हाटएवर सिंध गवर्नमेंट और दूसरी शक्लों में, वो बचाने में कामयाब हो जाए। उसके पीपुल्स पार्टी के पास इनेक्टिव होने के अलावा और कोई तरीका नहीं बचता ना। नहीं, देखिए, आप इससे भी तो अंदाजा करें ना कि पिछले 2-3 सालों में जरदारी साहब ने कितना फैसिलिटेट किया है एस्टेब्लिशमेंट को। बलूचिस्तान की हुकूमत गिराने से लेके सेनेट इलेक्शंस, मुख्तलिफ वक्तों में जो लेजिस्लेशन हुई है, या एन वक्त पे मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट ना करना और पीछे हट जाना, तो ये सारी जो सिचुएशन आपको नज़र आ रही है, जो अनफोल्ड होते हुए नज़र आ रही है पिछले 2-3 साल से, उसकी वजह तो यही है ना कि जरदारी साहब को पता है कि मेरी परफॉर्मेंस तो ज़ीरो है, सिंध में कोई क्या परफॉर्मेंस है उनकी, लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर मैं अपनी पॉपुलैरिटी भी सिंध में खो चुका हूँ और मेरी पार्टी में वो कार्डर भी नहीं है लड़ने वाला, और प्लस फिर मैं एस्टेब्लिशमेंट से पंगा करूं, वो भी पीएमएल-एन और मौलाना साहब के आसरे पे, क्योंकि पीएमएल-एन के अंदर भी जो है वो जरासीम, बहुत फैले हुए जरासीम है मौका परस्ती और मुफाद परस्ती के। पीएमएल-एन का भी कोई भरोसा नहीं है कि वो सऊदी साहिबान के कहने पे या यूएई के प्रिंस के कहने पे या किसी थर्ड पार्टी के कहने पे रात को जो है वो मामला सीधा कर लें और फिर कोई बहाना करके ये मामला ही सारा ख़त्म कर दें। अगर उनको ये भी अश्योरेंस मिल जाएगा, ठीक है जी, आप पे हाथ हल्का रखा जाएगा, इमरान को 2 साल चलने दें, फिर आपकी बारी भी आएगी, तो इस तरह के मामले में भी, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब भी करते रहे। नवाज शरीफ, देखिए, मसला हमारा यही है, ये हमारी एक बड़ी बदकिस्मती है कि हम अपनी आइडियलिज्म में, अपनी जो हमारे जो अपने आदर्श हैं, जो हमारी अपनी ख्वाहिशें हैं, हम उनके मुताबिक जानबूझ के जो है इन लीडर्स में इनकलाबी लोग देख रहे हैं। हालांकि मैं नहीं समझता कि कोई नवाज शरीफ साहब इनकलाबी है, ना मौलाना साहब इनकलाबी है, जरदारी साहब तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल नई रेवोल्यूशनरीज नहीं ढूंढने चाहिए इन पॉलिटिकल लीडर्स में। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की जो सारी हिस्ट्री है उससे भी साफ जाहिर है। लेकिन अब जाहिर है कि इन्होंने एक टेम्पो बनाया है, एक एग्जिट स्ट्रेटेजी तो होगी ना। जाहिर है कि अगर कहीं ना कहीं से अश्योरेंस, कहीं ना कहीं से कुछ मिलेगा, तो जाहिर है कि निकलने के लिए आपको वो चाहिए होगा ना। इस तरह कम से कम मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह लास्ट टाइम कहा कि जी मुझे अश्योरेंस दी गई है, ये वो कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे ना। देखिए, मसला इस वक्त ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप निकली है, उनको पता है कि उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो बुरी तरह फंसी हुई है। गवर्नमेंट इकोनॉमिकली बुरी तरह फंसी हुई है। अगर खुदा न खास्ता कोविड की सेकंड वेव आ रही है तो और मसाइल बढ़ेंगे। आप देखें ना, इस्लामाबाद में इस वक्त जो प्रोटेस्ट चल रही है वो कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट तो नहीं है, वो तो लोग बेचारे अपने मतलब जो उनके बुनियादी हुकूक हैं उनके लिए बेचारे बैठे हुए हैं। कोई कहता है तनख्वाह दें मुझको, कोई कहता है तनख्वाह बढ़ाएं, कोई कहता है महंगाई खत्म करें, खुदा के वास्ते जीने का हक दें। अब ये एक तरफ एक अवामी, एक इंडिपेंडेंट अवामी दबाव भी बढ़ता जा रहा है। तो अपोजिशन को पता है कि ये इस वक्त माहौल जो बना हुआ है उसमें सिर्फ इनको नैरेटिव पे ही अगर जिंदा रखा है इन्होंने अपने आप को, और ये जलसे करते रहे, तो यकीनन इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव आएगा। देखिए, क्यानी साहब ने भी इस मुल्क को चलाया, वही चला रहे थे उस वक्त भी, जरदारी साहब के ज़माने में भी, लेकिन वो ज़रा पोशीदा तरीके से चलाते थे। वो उनको तो लोग ने सुना ही नहीं कभी, कम अज़ कम मैंने तो कभी उनकी आवाज़ ही नहीं सुनी, कभी बोलते ही नहीं थे, कभी नज़र ही नहीं आते थे, सारा काम वही करते थे। और उस ज़माने में आईएसआई शुजा साहब चला रहे थे, तो वो भी यही करते थे, पीछे बैठ के सब कुछ आराम से वो सब कुछ कर रहे थे। पीटीआई को भी उन्होंने ही बनवाया। लेकिन अब चूंकि जनरल साहबान जो मौजूदा हैं वो बिल्कुल सामने आ गए, उन्होंने एक तरह से, और रिसेंटली भी आप देखें तो चीफ बाजवा साहब ने जो तकरीर की, उन्होंने कहा कि जी हम हुकूमत की सपोर्ट करते रहेंगे आइन के हवाले से। अब आपने तो पोजीशन ले ली है, अब आप ऐसी पोजीशन ले रहे हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं? इस मुल्क का खजाना तो आप भर नहीं सकते। या तो ये हो कि जी इस मुल्क का खजाना भरने के लिए हमको फौज की जरूरत हो, वो तो जाहिर है इकोनॉमी की जो पॉलिसी होगी आपकी, जो दुनिया में जो इकोनॉमिक सिचुएशन होगी उसके मुताबिक, और जो पाकिस्तान की जो कंपेटिटिव
जो एबिलिटी है उसके मुताबिक होगा। तो अब आपने अपने आप को सामने भी करके खड़ा कर दिया, अब आप कुछ कर भी नहीं सकते सवाए इसके कि आप डंडा चलाएं। अब अगर डंडा चलाना है तो देखें, डंडा तो वैसे ही चल रहा है इन पे, बजाय ये कि मतलब वैसे ही वो जेलों में जा रहे हैं नैब के चक्कर में। नवाज शरीफ को तो कुछ भी नहीं, इज नथिंग टू लूज। नवाज शरीफ को आपने किसी और मतलब फर्ज करें उसको एंटी टेररिज्म के एक्ट के तहत, या आपने उनको जो है ट्रीजन में आपने जेल में डाल दिया, या आपने उनको नैब के किसी सजा में नैब के जुर्म में सजा दे के डाल दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वही मरियम भी कह रही है कि जी हम तो जेल में जाते रहते हैं, उनको तो जेल जाना है। वो तो जाहिर है इस वक्त वो उनकी सस्पेंशन हुई है कन्विक्शन की, बेल पे है वो बाहर। तो बात यह है कि अपोजिशन को आप जितना दीवार से लगाओगे, मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही नेगेटिव स्ट्रेटजी होगी। और मेरे ख्याल में अपोजिशन चाहती भी यही है कि उनको दीवार से लगाया जाए, ताकि उनका नैरेटिव जो इस वक्त जो उन्होंने बनाया हुआ है कि जी ये वन साइडेड है और ये पर्सनल है, वो उसको तकलीफ मिलेगी। कि इसका नतीजा तो निकलना है ना, कुछ तो नतीजा निकलेगा नहीं, ही नतीजा इसका जो मैं देख रहा हूँ, नतीजा इसका जो है वो अपोजिशन के लिए बुरा नहीं निकलेगा। ओके। नतीजा जो भी निकलेगा वो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए निकलेगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो कल बातें की हैं वो बड़ी मायूसकुन बातें। देखिए, ऐसे मौकों पे आपको अपनी मेच्योरिटी दिखानी होती है, आपको अपनी वो ग्राविटास दिखाना होता है, स्टेट्समैनशिप दिखानी होती है। आप अपोजिशन को कहते हैं कि जी देखें, आप बेशक करें पीसफुली जो भी आपको करना है, और जो अकाउंटेबिलिटी का मामला है वो अकाउंटेबिलिटी चलती रहेगी, वो कानून मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन ये कहना कि मैं जी आपको नहीं छोड़ूंगा, आप जरा आ जाओ यहाँ पे, मैं आपको ऐसा सबक सिखाऊंगा और अब मैं वो इमरान नहीं हूँगा जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे जो है वो, इसका मतलब ये है कि आप पार्लियामेंट को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर निकालना स्पीकर का काम है, आपका काम नहीं है। इसका मतलब ये है कि नैब को भी आप कंट्रोल करते हैं, क्योंकि नैब जो है वो जेल में जो नैब डालेगी उनको वारंट्स चेयरमैन निकालता है। इसका मतलब ये है कि आप जेलर को भी कंट्रोल करेंगे, हालांकि जेलर भी जो है जेल मैनुअल के तहत उसको चलना है, जेल मैनुअल है, वो भी लॉ है, आप उसको भी जो है वो करें। आप साहब बशीर मेमन के इंटरव्यू के बाद जो है ये तो बात साबित हो गई ना कि जी चीजें कहाँ से कंट्रोल होती है। अब इस पे दो राय तो नहीं देखिए, तो फिर तो आप जो देखिए इस वक्त जो आपकी बातों से या जनरली जो स्पेसिफिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, उससे लग ये रहा है कि पीटीआई को बहरहाल ये है कि पे करना पड़ेगा। देखिए, पीटीआई समझती है कि जी अगर झगड़ा होगा तो हम झगड़ा करने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारे पास भी बड़े लोग हैं, हम भी बड़े जलसे कर सकते हैं। लेकिन मुझको बताएं कि क्या प्राइम मिनिस्टर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन के उस रोल को प्ले कर उसको करना चाहिए? क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वक्त महादराई की सियासत को करनी चाहिए? अपोजिशन का तो काम यही है। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब को तो हैरत नहीं होनी चाहिए, इमरान खान साहब ने भी यही किया था 5 साल तक, और उनको पता होना चाहिए कि जी ये अब तो ट्रेंड होगा, और ये मैं तो देख रहा हूँ हर हुकूमत अब यही उसको फेस करना पड़ेगा। अगर हमारी इकोनॉमी मजीद बर्बाद होती है तो उसकी एक वजह एजिटेशन जो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, और अब आने वाले वक्तों में कोई भी इलेक्शन कोई भी अपोजिशन एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये ट्रेंड एक आपने डाल दिया है, एक ट्रेंड डाल दिया है। हालांकि ये वाकई इसमें हकीकत भी है कि अपोजिशन हमारी जो इलेक्शंस हैं वो रिग्ड होती हैं, लेकिन अब आपने ये एक मुस्तकिल एक ट्रेंड बना दिया है कि जी हम तो नहीं मानेंगे आपकी इलेक्शन सारी रिग्ड है, फिर आप रोडों पे आ जाएंगे। 50,000 लोग निकालना तो किसी पार्टी के या किसी अलायंस के लिए इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मसला जो है वो अगर प्राइम मिनिस्टर भी अपोजिशन में शामिल हो जाए, देखें तो फिर अगर प्राइम मिनिस्टर भी अपोजिशन वाला रोल प्ले करे और अपोजिशन ऑलरेडी जो है रोडों पे है, तो फिर आप सोचें, फिर तो जो खुदा ना खास्ता मामला अगर बढ़ गया, वो कोई कैजुअलिटीज हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। मैं समझता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनकी तो मैंने कहा ना जिंदगी और मौत का मामला है। अगर मौलाना फजलुर रहमान ने केपी में अपनी जगह नहीं बनाई और मजीद 5 साल जो है इमरान खान निकाल गया, और चूंकि फाटा को जम कर दिया है, अब आपने केपी में वहाँ का सोशो पोलिटिकल और कल्चरल मेन्यू चेंज हो गया है।
तो आप सोचें कि ये जो ट्रेडिशनल जो पॉकेट्स थे जहाँ पे मौलवी साहबान की जो है अपनी एक बड़ी जबरदस्त इन्फ्लुएंस था, वो आहिस्ता आहिस्ता एरोड होना शुरू होंगे। और अगर वहाँ पे जैसे डेवलपमेंटल फंड जा रहा है, 2% दे रहे हैं एनएफसी से भी उनको, तो वो जब फोकस होगा तो उसमें तो ये फोकस होगा ही, ये ट्रेडिशनल वो जो जगहें हैं जहाँ से ये सारा जिहादीज़म पैदा होता है उसको वो न्यूट्रलाइज करना है उनको। तो मौलाना साहब तो किसी हद तक भी जाएंगे, इसलिए मौलाना साहब के साथ अगर आपको इमरान खान साहब ने अपना जो दाढ़ी दिखाई है कि मैं ये नहीं छोड़ूंगा इनको अब, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप ये जो हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में जो हमारे पास तरबियत याफ्ता जो एक जो काडर्स हैं इनके, जो पिछले 30 साल तक अफगानिस्तान में लड़ते रहे, जिनके लिए जीना मरना वो कोई मसला नहीं है। और ये वो लोग हैं ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनल वॉर लड़ते रहे, उनको लड़ना आता है, जो जो अर्बन गोरिल्ला वारफेयर भी जानते हैं, और जो जो है माउंटेनियरिंग जो जो सिचुएशंस हैं उनको भी जो है वो डील कर सकते हैं। तो आप ऐसे ऐसे काडर के साथ पिच कर रहे हैं जो है वो आप फौज को भी और इदारों को भी। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान का सबसे बड़ा जो आखिर में मैं यही कहूँगा कि मेरी जो गुजारिश होगी इमरान खान साहब से कि खुदा के वास्ते आप पीडीएम ज्वाइन ना करें, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो अगर आप भी पीडीएम ज्वाइन कर रहे हैं तो आप भी अगर मैसेजेस लाउड एंड क्लियर सर, बिल्कुल सही बात है शाह तो साहब। अगर आपने भी पीडीएम ज्वाइन कर लिया तो फिर हुकूमत कौन चलाएगा, ये मेरी बात है। यही इस सवाल पे हम लोग नाज़रीन से इजाजत चाहेंगे। शौब साहब बड़ी मेहरबानी, अगर आप पीडीएम यानी आपसे मुराद इमरान खान साहब या हुकूमत पीडीएम में शामिल हो गई तो हुकूमत कौन चलाएगा, और जब हुकूमत नहीं होती तो क्या होता है। बहुत शुक्रिया शौब साहब। नाज़रीन, शौब साहब की गुफ्तगू आपके सामने, इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।